इट वाज जस्ट शो ऑफ पावर, अमेरिका का शो ऑफ पावर था। तो पावर हमेशा नहीं रहता है ना। पावर तो, और ये जो पाप किया है अमेरिका, बहुत बड़ा पाप किया है। अब अमेरिका में जो समझदार लोग हैं वो रियलाइज करने लगे। ओशो अमेरिका में गए थे। अमेरिका के पास सारी समृद्धि है, बहुत साइंटिफिक प्रगति है। मैं उस देश में का प्रशंसक भी हूँ। मैं बहुत बार वहाँ गया हूँ और बहुत मैंने वहाँ की प्रगति देखी है। पर मैं बराबर अमेरिका में कहता रहा था कि अमेरिका नीड्स ओनली वन थिंग। सब कुछ है वहाँ, वो उसको चाहिए अध्यात्म, मेडिटेशन, है ना। अध्यात्म आ जाए, मेडिटेशन आ जाए तो अमेरिका विल बिकम पैराडाइज। फिजिकली वो बहुत सुविधा संपन्न हो गया है, लेकिन सुविधा संपन्न होकर क्या कर देखिएगा, हर दिन स्ट्रीट पे शूटिंग हो रही है। लोग, संपन्न लोग घरों से कूद कूद के सुसाइड कर रहे हैं। और बड़े शहरों में अभी वहाँ के ही डाटा है कि 50% लोग जो है डिप्रेशन में चले गए हैं। बड़े बड़े शहरों में दवा खा रहे हैं। तो बैंक में आपके पास बहुत पैसा है, इसका क्या मतलब अगर आपको रात में ठीक से नींद नहीं आती है और स्ट्रीट पर आप सेफली नहीं घूम सकते हैं। स्कूल में बच्चे जाके बंदूक लेके टीचर को मार देते हैं। आप सिनेमा देख रहे हैं, उसमें में पब्लिक शूटिंग हो जाती है। आप पेट्रोल लेने रात में जाए पेट्रोल पंप पर, वहां पर फायरिंग हो जाती है। तो लाइफ तो इनसिक्योर हो गया आज ही, आज ही, आज ही। और आने वाले दिनों में ये जो कठोर एकदम भौतिकवाद है, इसको बैलेंस करने के लिए उसको गए थे। उसको चाहते थे कि अमेरिका में ध्यान आ जाए, योग आ जाए, अध्यात्म आ जाए। वो हिंदू धर्म फैलाने नहीं गए थे। उनको, क्रिश्चियन लोगों को ये भ्रम हो गया कि ये लोगों को हिंदू बना रहा है। उसने अपने को कभी हिंदू कहा ही नहीं। वो तो कहते थे कि मनुष्य है हम, तो हमारा एक ही धर्म है, मनुष्यता, ह्यूमैनिटी इज माय रिलीजन, है ना। उसके बाद किस जाति में पैदा हुए, हिंदू से नहीं फर्क था, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि आप कायस्थ है कि यादव है, ये सब आता चला जाएगा। लेकिन पहली हमारी जो पहचान है यही कि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्यता हमारी पहला धर्म होना चाहिए। यही सिखाने हो गए थे। हाँ। लेकिन उनको शक हो गया कि ये सबको क्रिश्चियन को हिंदू बना रहा है, तो उन्होंने ओशो को अपनी पूरी ताकत लगा के सताया। वहां ही नहीं सताया, आज भी ओशो के काम में बालक बन रहे हैं वो लोग जो फैनेटिक है, आज भी ओशो के काम में बालक। वाह, मतलब ओशो का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो लोग भी हिल गए थे। हिल गए थे, अमेरिका हिल गई थी एक निहत्थे आदमी के सामने, जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो वायलेंस एकदम अगेंस्ट था, है ना। बिल्कुल। ओशो की बात जब छिड़ी है और बिकॉज हम अमेरिका चले गए, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, ओरेगन के इधर उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट किया था, उसके बारे में अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें, वो एग्जैक्टली उधर हो क्या रहा था? क्योंकि सुनने में ये आया, जो अमेरिकन मीडिया ने प्रोपोगेट करके रखा, कि यहाँ पर तो महिलाओं से लेके पुरुष तक गन्स लेके घूमते थे यहाँ पे, एंड ओशो के आश्रम में भी काफ़ी मतलब इस तरह से एक्टिविटीज़ काफ़ी गलत हो रही थी, इस तरह के भी आरोप लगे। तो मैं थोड़ा आपके तरफ से जानना चाहूँगा कि वो ओरेगन में एग्जैक्टली होता क्या था, एग्जैक्टली वो था क्या पूरा मामला? देखिए, ओशो चाहते थे कि ओशो की फॉलो पुणे में जब थे तो उनके मानने वालों की संख्या सारे विश्व में 190 देश के लोग आते थे पुणे में, 190 देश के। और जगह कम थी पुणे में उस समय। कोरेगांव पार्क जो था बहुत शांत एरिया था, एकोमोडेशन भी बहुत कम थी। 10,000 लोग पुणे में रहते थे। सोच, एक एक घर भाड़े पर चला गया था, और जहाँ खाली जमीन देखते थे वहीं लोग टेंट गाड़ के भी सोते थे और झोपड़ी बना के भी सोते थे। ऐसा हमने देखा अपने आंखों से। तो ओशो को देख के लगता था कि इस गर्मी में लोग टेंट में रह रहे हैं, है ना। अमेरिका, जर्मनी के लोग सबसे ज्यादा ओशो में आकृष्ट हुए, सबसे तो जर्मन और इटालियन बहुत आकृष्ट हुए बड़ी संख्या में। उसके बाद ब्रिटिश, अमेरिकन तो बहुत कम थे, ब्रिटिश, जर्मन, इटालियन, ये बहुत बड़ी संख्या में आए थे। और वो लोग सड़कों पर टेंट गाड़ के रहते थे जहाँ सैनिटेशन की सुविधा नहीं। तो उसको चाहते थे कि, आश्रम तो छोटा था, कोरेगांव पार्क आश्रम बहुत छोटा, आपने देखा ही होगा। तो 10,000 लोग तो उसमें मतलब मुश्किल से प्रवचन में बैठ पाते थे, वो भी मुश्किल से, है ना। हॉल एक बड़ा बनाया गया था, रहने की सुविधा नहीं थी। तो उसको देख के उनको लगता था कि एक बड़ा गांव बसाएं, एक
स्पिरिचुअल विलेज बनाए जहाँ लोग आराम से रहें। तो पहले भगवान ने इंडिया में ही ट्राई किया। सासवड़ है वहाँ बुढ़ा के बगल में, उसमें हम लोगों ने शिवाजी के टाइम का एक किला था और वहाँ पर सैकड़ों एकड़ जमीन आश्रम में खरीदी, वहाँ हम बनाना चाहते थे। मुरारजी जी ये ओशो के बहुत बड़े विरोधी थे, वो नहीं चाहते थे कि किस कारण से पता नहीं, मुरारजी बहुत बड़े होते हैं, ओशो के काम को उन्होंने हिंदुस्तान में पनपने नहीं दिया, क्योंकि उनके परिवार के बहुत लोग ओशो सन्यासी हो गए थे गुजरात से। उसका उनको गुस्सा था, उसका भी गुस्सा होगा और कुछ और भी होगा जी। उन्होंने होने नहीं दिया, वहाँ नहीं होने दिया। हम लोग चाहते थे कच्छ में एक पैलेस है पुराना, वो खरीदा गया था और वहाँ भी हजारों एकड़ का खुली जमीन थी, वो आश्रम ने पैसा दे करके खरीद लिया था दरबार, तो कच्छ का जो पैलेस था। हम लोग वहाँ चाहते थे। भगवान शुरू में अमेरिका नहीं जाना चाहते थे, वो इंडिया में ही चाहते थे। वो इंडिया जैसा देश कहाँ है अध्यात्म का, दुनिया में कहीं भी इतनी पृष्ठभूमि वर्ल्ड में कहीं नहीं है जो इंडिया में। कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति जो है, हम लोगों ने अमेरिका में बहुत लोगों को दीक्षित किया है, सारी दुनिया में किया है। उन लोगों की ख्वाहिश क्या होती है जानते हैं, कि हमको अगर इंडिया में रहने का मौका मिल जाए तो सब बेच बाज के इंडिया में रहे। मैंने देखा है, जैसे अभी जो मटेरियल एम्बिशियस लोग हैं, है ना, पढ़े लिखे यहाँ के लोग, वो चाहते हैं कि किसी से ग्रीन कार्ड मिल जाए, है ना। ग्रीन कार्ड तो यहाँ के लिए समझिए कि एकदम वरदान माना जाता है। वैसे ही मैंने देखा है कनाडा में, अमेरिका में, जर्मनी में मैंने बहुत काम किया है। वहाँ के जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो अच्छे आदमी हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम बेच बाज के सारी प्रॉपर्टी हमको इंडिया में तुम ये मिला दो या नेपाल में, है ना, हमको अस्थाई रहने की परमिशन दिलवा दो। अब डॉक्टर लोगों ने जिनका कनाडा में एक डॉक्टर हमको मिले जिनके हॉस्पिटल में कई डॉक्टर काम करते थे, उनका प्राइवेट हॉस्पिटल था, बूढ़े थोड़े एज हो गया था उनका। वो कहते थे कि देखो मैं कनाडा में नहीं मरना चाहता हूँ, मैं वो हमको नेपाल में कहते नेपाल में हिमालय में मरना चाहता हूँ, तो मुझे PR मिला दो, परमानेंट रेजिडेंट मिला दो, ये पूरा हॉस्पिटल बेच करके मैं नेपाल में बड़ा हॉस्पिटल बना दूंगा और डॉक्टर को रख दूंगा और वहाँ लोगों की फ्री से सर्विस करूंगा। मैंने इतना पैसा कमा लिया, मरने के समय मुझे और पैसा नहीं चाहिए, मैं सब लगा दूंगा। लेकिन सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, ये भाषा समझती नहीं है, न इंडिया की गवर्नमेंट समझती है, न नेपाल की गवर्नमेंट समझती है। मैंने बहुत नेपाल में ट्राई किया, लेकिन हमारे यहाँ PR का सिस्टम ही नहीं, नेपाल में ग्रीन कार्ड का सिस्टम ही नहीं है ना। ओके। आप सिटीजन है या आप टूरिस्ट है, PR किसी को देते ही नहीं है। तो ऐसा लॉ है। और राजनीतिक व्यक्ति जो होता है ये भाषा समझता नहीं, प्रेम की भाषा, न हिंदुस्तान में भी नहीं समझता है, न नेपाल, किसी देश में, न अमेरिका में। राजनीतिक के अपनी प्रायोरिटी होते हैं, उनको अपना नेशनलिज्म का नारा दे करके उनको चुनाव, हर देश में जो राजनीतिक होते हैं वो राष्ट्रवाद का नारा देंगे, मैंने देखा है। और राष्ट्रवाद ओशो कहते थे समय वाह हो गया, ये जैसे जातिवाद थी ना, राष्ट्रवाद क्या है, इनलाज जातिवाद है जी। आप ये नहीं कहते कि ब्राह्मण है, आप कहते भारतीय है, थोड़ा उसको इनलाज कर दिया आपने, है ना। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में, जबकि सारी दुनिया को इंटरनेट ने, जेट ने, हाई स्पीड एरोप्लेन ने एक फैमिली बना दिया है, और खास करके ये इंटरनेट के कारण, तो दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है हम घर में बैठ के अपने मोबाइल में देखते हैं, और अब अपने जो लोग हमारे दोस्त हैं उनसे फ्री में बात करते हैं जी। पहले अमेरिका से नेपाल में बात करने में हमें मिनट के 200 रुपये लगते थे। मिनट के 200 जी, रुपए? हम नेपाल में बहुत महंगा था इंटरनेट। अच्छा। ये ट्रंक कॉल, ओके। ट्रंक कॉल बहुत, तो हमारे बच्चे पढ़ते थे अमेरिका में, तो हमको 3 मिनट बात करने के 600 रुपये लग जाते थे। बाप रे। तो ऐसा अभी वो फ्री में हो रहा है। तो मेरे देखे तो दुनिया एक फैमिली बन गई है ऑलरेडी। बिल्कुल बिल्कुल। वर्ल्ड हैज बिकम ए फैमिली। अब इसमें बाधा है तो 2 चीज की बाधा है। एक तो जो पंडित और मौलवी और जो पोप है, ये बाधक है, रिलीजियस प्रीस्ट एंड पॉलिटिशियंस।
यही दो बाधक है। हम लोग जो नागरिक हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि दुनिया एक हो जाए। क्योंकि देखिए, जो चीज आप अभी देखिए, आपके चाइना की चीजें सारे वर्ल्ड में जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन बहुत सस्ता है ना। तो सस्ता प्रोडक्शन भी यहाँ आकर के आते आते उस पर इतने तरह के टैक्सेस लग जाती है, इतने तरह के ये लगते हैं कि महंगा हो जाता है ना। इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए, इंडिया में जो 8 लाख की गाड़ी है, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर का सिटी जो है ना, 1 किलोमीटर इंडिया इधर इंडिया है, 1 किलोमीटर नेपाल है ना। 1 किलोमीटर में 8 लाख की गाड़ी 60 लाख की हो जाती है ओह। आज, इस 21वीं शताब्दी में। रक्सौल में उसकी कीमत 8 लाख है। रक्सौल से 1 किलोमीटर पर है बीरगंज, एक बीर नेपाल का टाउन, उसमें उसकी कीमत 60 लाख।